रिश्तों में डबल चमक। घटना रखने में एक एसओ इंजीनियर सस्पेंड, योगी सरकार का पीडब्ल्यूडी में बड़ा एक्शन, 10 दिन की जेल। सीटी समेत हाईकोर्ट में तलब, हाईकोर्ट ने लापरवाह पुलिसकर्मी पर कार्रवाई पर दिया आदेश, हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं की। लखनऊ एलडीए टीम से किसानों झड़प, कालियाखेड़ा गांव में जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे किसानों ने सड़क की। देश कला बोर्ड के गठन प्रस्ताव पेश, लखनऊ राज्य पिछड़ा आयोग की बैठक, स्वर्ण कला आयोग की चर्चा। वाराणसी नगर निगम ने ट्रस्ट सुपरवाइजरों का रोका वेतन, जियो टैगिंग अटेंडेंस में कर रहे थे खेल, अपर नगर आयुक्त को सौंपी गई जांच। ठंडक का एहसास बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा, आगरा में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में QI भी गड़बड़ाने लगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज या खबर उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ और बात करेंगे बड़ी और अहम खबरों की। और इस वक्त की अहम बता रहे हैं लखनऊ से, सड़क निर्माण घोटाले में सीएम योगी की लखनऊ के सड़क निर्माण घोटाले में बड़ी कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ की। लखनऊ खबर बता रहे हैं आपको, एक एससी 2 एक्सीएन समेत 16 अभियंता सस्पेंड दिए गए। कार्रवाई को लेकर लोक निर्माण विभाग मचा हड़कंप। लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, जहां कार्रवाई को लेकर लोक निर्माण विभाग में हड़कंप, साथ दे सकती है 2 वर्ष का मिलेगा अनुभव, लाभ कम होगा पेंशन का बोझ। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, दिसंबर 2025 हो सकती है घोषणा, डीओपी की भी शुरुआत, लागू होने पर 62 वर्ष तक सेवाएं देंगे आईएएस। सड़क निर्माण सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, राजधानी लखनऊ अहम खबर है, हरदोई के सड़क निर्माण घोटाले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। एक एससी 2 एक्सीएन समेत 16 अभियंता कार्रवाई कर लोक निर्माण विभाग में मचा हड़कंप, मोदी सरकार दे सकती है 2 वर्ष का सेवा। दिसंबर 2025 हो सकती है। सूत्रों की माने तो फैसला होने पर 62 वर्ष की आयु तक सेवा दे सकते हैं आईएएस। सड़क निर्माण घोटाले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से है, जहां अवैध निर्माण पर एलडीए ने कार्रवाई की। पुराने लखनऊ के कैसरबाग में हुई कार्रवाई, कैसरबाग में चल रहा था व्यवसायिक निर्माण। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर है, 3000 वर्ग फुट में चल रहा था अवैध निर्माण, के बावजूद नहीं रुक रहा था अवैध निर्माण। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, जहां सख्ती के बावजूद भी नहीं रुक रहा था अवैध निर्माण। अवैध निर्माण पर एलडीए ने की कार्रवाई, पुराने लखनऊ के कैसर में हुई बड़ी कार्रवाई। कैसरबाग में चल रहा था व्यवसायिक निर्माण। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, अवैध निर्माण पर एलडीए ने की कार्रवाई। बाग में चला है व्यवसायिक निर्माण कार्य, 3000 वर्ग फुट में चल रहा था अवैध निर्माण कार्य। सख्ती के बावजूद भी नहीं रुक रहा था अवैध निर्माण कार्य। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर एलडीए का बड़ा एक्शन। पुराने लखनऊ के कैसर बाग में हुई कार्रवाई। अवैध निर्माण को लेकर एलडीए का बड़शन, पुराने लखनऊ के कैसर बाग में हुई कार्रवाई।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। जिला क्राइम ब्रांच पुलिस ने 101 किलोग्राम गांजा सहित एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजा की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने गांजा को इधर से उधर लाने में इस्तेमाल होते ट्रक को सीज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार उड़ीसा से पश्चिम यूपी तक तमाम बड़े छोटे गांजा के अवैध कारोबारियों को गांजा मुहैया रहता था। डीसीपी क्राइम सच्चिदानंद के मुताबिक अभियुक्त सुरेंद्र मथुरा का निवासी है, जो अधिक कमाई के चक्कर में तस्करी के इस धंधे में हो गया। उस फरार साथी की गिरफ्तारी से इस कारोबारी से जुड़े नए खुलासे होंगे। गाजियाबाद में एक गांजा तस्कर जो है पकड़े गए हैं क्राइम ब्रांच पुलिस की तरफ से, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा का जो है माल बरामदगी हुई है। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडीसीपी क्राइम सच्चिदानंद जी। आइए पूरी जानकारी लेते हैं, क्या है पूरा मामला। जी सर। देखिए, क्राइम पुलिस ने द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर की गिरफ्तारी मसूरी थाना क्षेत्र से की गई है, जिसके कब्जे से लगभग 101 किलो गांजा बरामद हुआ है तथा जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख है। और घटना में उक्त जो कैंटर गाड़ी थी उसको भी बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त सुरेंद्र जो है पूछताछ में आया कि हम लोग जो है दिल्ली क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं और माल के साथ गांजा भी छुपा कर लाते हैं, और गाड़ी जो है ऊपर जो है मॉडिफिकेशन करके जो है गांजा छुपाने की व्यवस्था बनाई गई थी केबिन टाइप का, और कबाड़ का सामान उसमें प्लास्टिक का, और उसी के साथ जो है गांजा सप्लाई कर रहे थे। ये पूर्व में ड्राइवरी का काम करता था और ड्राइवरी काम करते करते अन्य ड्राइवर संपर्क आने के बाद से पिछले साल भर से जो है ये गांजा तस्करी काम करते हैं। अच्छा सर, इनका कोई पीछा आप रिकॉर्ड भी रहा है? अभी कोई अपने रिकॉर्ड पूछताछ में संज्ञान में नहीं आया, लेकिन वो एक उम्र जिसके वर्ग में आया था और जिसका ये गांजा था उसके बारे में चल रहा है और उसमें कुछ क्लू से मिलता अवगत कराया जाएगा। हमारे साथ थे गाजियाबाद से एडीसीपी क्राइम, जिन्होंने बताया कि जो गांजा तस्कर जो पकड़ा गया है उसमें 50 लाख से ज़्यादा का जो है माल बरामदगी हुई है। बस से मैं देवा के न्यूज़ इंडिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली झांसी से है, जहां विकास भवन सभागार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह ने अधिकारियों के साथ वार्ता की, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सर्किट हाउस झांसी प्रांगण में बन रही नई बिल्डिंग के बारे में चर्चा हुई, जिसमें सामने आया कि बिजली का एक खंभा निर्माण कार्य में दिक्कत पैदा कर रहा है। बिजली विभाग अधिकारी से बाद मामला लगभग सुलझा लिया गया है। सर्किट हाउस के विस्तारीकरण का कार्य वक्त ही पूरा होने की बात कही गई है। नहीं, उसमें उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। एक दो इशू विद्युत विभाग को लेकर के थे। विद्युत विभाग के उन विषयों को लेकर के मैंने मुख्य विकास अधिकारी मेरे साथ बैठक में उपस्थित थे। विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ और मेरे विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कराने के लिए मैंने निर्देशित किया है। और जैसे ही वहाँ से विद्युत विभाग का पोल और जो उनकी लाइन है वो लाइन हट जाएगी तो हमारे वहाँ की जो प्रगति है वो तुरंत बढ़ जाएगी और उसको समय सीमा के अंदर हम पूरा कर देंगे। बैठक में क्या निर्देश दिए आपको? बैठक में यही हमारे सारे कार्य समय सीमा के अंदर पूर्ण हो और सारे कार्य गुणवत्ता और पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण किए जाए। खबर कानपुर से बता रहे हैं, जहां जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश सरकार ने भी शासनादेश के जरिए सभी विभागों को निर्देशित किया है कि गंगा में गिर रहे नालों को एसटीपी के जरिए प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाए। लेकिन कानपुर में अभी भी कई ऐसे नाले हैं जो अनटैप्ड नाले जो गंगा को दूषित कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार नमामि गंगे योजना के तहत करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट से घाट, मैसघाट का नाला, सीसामऊ नाला समेत अन्य नालों को टैप कराया था, लेकिन विभागों की लापरवाही के चलते आज भी मोक्षदायिनी मां गंगा में सीधे तौर पर नाले गिर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा का कहना है कि जिलाधिकारी कानपुर नगर के द्वारा 9 टीमों का गठन किया गया है, जो जाजमऊ की टेनरियो समेत एसटीपी प्लांट की भी निगरानी करेंगी, जिससे प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को निर्मल जल गंगा मिल सके। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों के दावे कितने सही साबित होते हैं और गंगा में गिर रहे नालों पर कब रोक लगती है। में उत्तर प्रदेश शासन की महाकुंभ 2025
के सफल बनाए जाने के लिए उनकी गंगा की जलपूर्ति तक निर्मल बनाने का दायित्व सभी विभागों को शासनादेश के माध्यम से अवगत कराया गया है। महाकुंभ से पूर्व भी जनपद स्तर पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसमें उत्तर जल निगम ग्रामीण, उत्तर प्रदेश जल निगम नदी और कार्यदायी संस्था पीएल, साथ में नगर निगम, सभी को निर्देश दिए गए हैं जो भी एसटीपी है सीवर शोधन संयंत्र उसको से और मानक के अनुसार शुद्धिकृत उत्पाद इरिगेशन चैनल में प्रभावित किया जाए। देखिए 13 जनवरी 2020 से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। एक बहुत अवसर है क्योंकि कानपुर शहर की तरफ से कानपुर नगर निगम की पूरी तैयारी है, किसी भी तरह का अनट्रीटेड वाटर गंगा नदी में ना जाए। इसके लिए हमने यहाँ पर जल निगम वन सिटी वन ऑपरेटर के तहत किया कंपनी और जितने भी एसटीपी जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं सब हमने मीटिंग कर ली है। इस तरह अनट्रीटेड वाटर गंगा नदी में ना जाए। इसके अलावा हमारे जो बाकी 5 नाले बसते हैं वहाँ पे बायोलेशन के द्वारा हम उस पानी को लेते हैं, तो किसी भी तरह का अनट्रीटेड वाटर गंगा नदी में नहीं जाता है। अगले 3 महीना भी हमारा यही रहेगा कि कहीं से भी किसी भी नाले से किसी भी नाली से अनट्रीटेड वाटर गंगा नदी ना जाए और महाकुंभ में सभी लोग एक पवित्र का प्रोग्राम का आनंद और कानपुर शहर उसके लिए पूरी तरह तैयार। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा के अरहेरा गांव की 25 वर्षीय रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याह रचाया है। गोविंद बग्घी पर सवार होकर अयोध्या पहुंचे। शादी यूं ही नहीं बकायदा अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर हुई। बेटी को ठाकुर जी के पवित्र प्रेम में विवश देखकर पिता ने खुशी खुशी कन्यादान भी किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं ना करो बिल्कुल हमारे मेन काम सब काम करने को जा रहा हूँ माला करके। ब्रजवासी व भारतीयों सहित बड़ी संख्या में विदेशी भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आगाध श्रद्धा रखे। अपने भगवान श्री कृष्ण युद्ध विजेता बनकर रुक्मणी का वध किया था। ब्रज की धरती बुधवार एक बार द्वापर युग जीवंत हुआ। बरसाना से वग्धी ठाकुर जी बारात कर अरहेरा गांव पहुँचे और द्वाराचार के बाद फेरे लेकर रुक्मणी को विदा करा बरसाना भी ले गए। बताया गया है कि रुक्मणी वापस अपने मायके लौट चुकी हैं। अब ठाकुर जी अरहेरा गांव में ही घर जमाई बनकर रहेंगे। आपको बता दें कि अरहेरा गांव के परमानंद रावत के 3 बेटे और 1 बेटी है। 25 वर्ष की बेटी रुक्मणी ने 8वीं तक पढ़ाई की है। पिता ने बेटी की शादी के लिए लड़का देखना शुरू किया तो बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया। बेटी को समझाने की सारी कवायद फेल होने पर आखिरकार पिता ने बरसाना के मान मंदिर सचिव सुनील सिंह को पूरी बात बताई। रुक्मणी की जिद और पिता की व्यवस्था मंदिर सचिव ने 15 दिन पहले वृंदावन से 20 इंच के ठाकुर जी सेवा के लिए ले लिए और शादी की तिथि तय हुई। आज बड़े धूमधाम से ठाकुर जी को यानी कि भगवान कृष्ण के विग्रह के साथ में बड़ी उत्साह के साथ ठाकुर जी को विवाह संपन्न हुआ। सुबह मान मंदिर बरसाना से बाराती दूल्हे भगवान कृष्ण के साथ अरहेरा गांव जो कि बाटी छठीकरा के पास में है वहां बाराती पहुंचे। लगभग 11:30 बजे बग्घी में त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण दूल्हे के रूप में विराजमान हुए और बड़ी धूमधाम घोर चढ़ी और अरहेरा गांव के मंदिर में जो शादी को मंडप बना विवाह को वहां विधिवत रूप से गोधूली बेला पर फेरा परे अरहेरा गांव की बालिका है रोही और बड़े धूमधाम से विधान से वो विवाह संपन्न हुआ। यह बड़ा सौभाग्य आर्थिक संसाधन या प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे उनको सबको मैं जैसे बधाई दूं और जो लोग फोन टीवी या के माध्यम से हुए उस विवाह उत्सव को देख रहे वो भी प्रत्यक्षदर्शी बने, उनको भी मैं हृदय से सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। सप्ताह पहले हल्दी की रस्म हुई। लोगों की मौजूदगी में बरसाना में ठाकुर जी और अन्य रुक्मणी को हल्दी लगी। बुधवार तय समय पर दोपहर 12 बजे ठाकुर जी बाजा के साथ रात लेकर 130 संत और साधुओं सहित अरहेरा पहुंचे। यहाँ पैदा ठाकुर जी को बग्घी पर सवार द्वाराचार की रस्म पूरी की गई। बगीची में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे कराए गए। दौरान सैकड़ों ग्रामीण
घराती बने दिखाई दिए। कन्यादान में सभी ने सामर्थ्य अनुसार राशि भेंट की और घराती व बाराती जेवनार भी शामिल हुए। के न्यूज के लिए मुरा से सुशील चौधरी की रिपोर्ट। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं कि न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद की अमृतपुरी विधानसभा के ग्राम उखरई के दिनों प्रशासन द्वारा कई ग्रामीण के मकानों पर ध्रुवीकरण की कार्रवाई की। इस घटना की वास्तविकता को जितेंद्र सिंह यादव ने जाना तो कई साथियों को घटना स्थल पहुंचे। उन्होंने समय राहत देने के लिए भोजन और आर्थिक मदद की। घटना में सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवार अनिल कुमार का था, जिसकी लड़की प्रवीणा की शादी 27 नवंबर 2024 हुई थी। घटना से लड़की के घर सदस्य चिंतित कि बेटी शादी अब कैसे कर पाएंगे। इस घटना को डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने गंभीरता से संज्ञान में लेकर शादी करवाने का आशय था। उसी आशय को पूरा करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए दान संबंधी समस्त सामान देकर आशय को पूरा किया और गेस्ट हाउस नवाबगंज कर परिजनों से मिलकर शुभकामनाएं। उनका ब्लॉक डॉक्टर अनिता रंजन, सुरेंद्र सिंह गौर, भोला यादव, प्रदीप यादव, संजीव प्रधान, राजीव प्रधान, डॉक्टर नवरंग सिंह, अश्विनी यादव, अनुराग यादव आदि ने भी वर वधु को आशीर्वाद दिया। संभल हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में कहा कि अखिलेश यादव अब ट्विटर वाले नेता बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संभल में जो हुआ वह अलग बात है, लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार वहां के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्या जय श्री राम के नारे लगाने वाले व्यक्ति अब अखिलेश यादव से पूछकर नारे लगाएंगे। कपिल देव अग्रवाल की बात की हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने। क्या कुछ कपिल देव अग्रवाल ने, आपको सुनाते हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद से लगातार अब जो है विपक्ष में ये लोग जो है सवाल उठाने खड़े बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ में हैं। बातचीत एक बार फिर से अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं वो संबंधित घटना को लेकर इस तरीके से कि आखिर ये जय श्री राम के जिस तरीके से लगाए गए वहां पे किसने आए और क्यों लगाए। मैं बहुत ही घोर आपत्ति इस बात के ऊपर करता हूँ। अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं जय श्री राम के नारे पर, वो अपना एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर जय श्री राम के नारे, पहली बात तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगे नहीं है, वहाँ हिंदू समाज के लोग वहाँ नहीं। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं चाहता आपके पे, हिंदू मुस्लिम विषय हो ही रहा, वहाँ मस्जिद को लेकर के विषय है तो थोड़ा स्पष्टता को बताना पड़ेगा। वहाँ पे हिंदू समाज के लोग वहाँ पे हैं ही नहीं, सारी मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग होकर के वहाँ पे सर्वे हुआ।
मुस्लिम समाज के लोगों के आस्थान है, के बिल्कुल सामने लगभग 50 तुर्कों के मकान है, और जिसको लेकर के जो बैरिकेडिंग वहां आए, लोगों ने पथराव किया, मकाने के ऊपर पत्थर इकट्ठा थे, महिलाओं ने पथराव किया, बच्चों ने पथराव किया, युवाओं ने पथराव किया, और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को उकसाने का काम किया। और अखिलेश यादव जी अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय देश को हिंदू मुस्लिम में और राम और अल्लाह में बांटना चाहते हैं। वो राम के नारे लगा करके एक सांप्रदायिक दबाव बनाने के उखाप करना चाहते हैं। तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई मांग करनी चाहिए कि जिन लोगों ने उपद्रव किया है, पुलिस पर पथराव किया है, गुंडागर्दी की है, सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया, ऐसे लोगों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब सर्वे एक बार हो चुका था तो फिर दोबारा टीम सर्वे करने क्यों गई? नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी पूछेंगे प्रशासन, न्यायालय का अधिकार, न्यायालय का सर्वे हो रहा है, तो वहाँ के जो मौलवी हैं आप उनको उसको करा दिया गया, कल सर्वे होने वाला है, तब वहाँ पर पहुंची है, पुलिस की मौजूदगी में हुई है, प्रशासन की मौजूदगी में हुई है, मीडिया की मौजूदगी में हुई है, तो कोई कुल्लू में गुड़, एक पुरानी कहावत है कि कुल्लू में गुड़ तो फूट ही रहा था, तो चीज़ें सार्वजनिक रूप से हुई हैं। तो क्या अखिलेश यादव जी बता करके हुई सर्वे होगा कि साहब हम सर्वे करने के लिए जा रहे हैं? ये बहुत आपत्तिजनक है। अखिलेश यादव जी विधानसभा की 9 में से 7 सीटें हारने के बाद वो भी बौखला गए हैं, उनको सूझ नहीं रहा है, वो गैर जिम्मेदार ट्वीट लगातार कर रहे हैं। उन्होंने मीरापुर के चुनाव पर भी ट्वीट किया, उन्होंने कुंदरगी के चुनाव पर भी ट्वीट किया, तो मुझको लगता है वो ट्विटर नेता बनकर के रह गए हैं। अब उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल एक तरह सांप्रदायिक रूप से वो काम कर रहे हैं। एक चीज और कहते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जिस तरीके से चुनाव जो हुए हैं, चुनाव का परिणाम जो विपक्ष सवाल न खड़े कर सके, उसको लेकर के ये दंगा करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हम क्यों दंगा कराएंगे? हम तो जश्न मना रहे हैं। हरियाणा में सरकार हमारी आई है, महाराष्ट्र में सरकार हमारी आई है, उत्तर प्रदेश की 7 सीटें हम जीते हैं, तो हम क्या छिपाना चाहते हैं? हम तो पूरा शोर मचाना चाहते हैं कि जनता ने भरपूर आशीर्वाद हमको दिया है, तो जनता का धन्यवाद लगातार करते घूम रहे। आशीर्वाद हमको मिला तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय, तो हम पर छिपाने के लिए क्या है? हमारे तो शपथ ग्रहण समारोह चल रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी छुपाना चाहते हैं कि सांप्रदायिक माहौल खराब करके भारतीय जनता पार्टी सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है, उसको बदनाम करने का षड्यंत्र ये अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जिनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार जो है इस तरीके से भ्रामक चीजों को फैला रहे हैं और खासतौर पे अब ट्विटर वाले नेता बन के रह गए हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।